हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, इस ब्रह्मांड को बने हुए जो है 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। अगर हम धरती की बात करें या यूनिवर्स या सोलर सिस्टम की बात करें तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले जो है ये बनना शुरू हुए थे। हमारे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो अभी तक की खोज से पता चला है कि धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन विद्यमान है। धरती पर बहुत सारा पानी है, यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और बहुत सारे फ्लोरा और फोना है। तो धरती जो है एक तरीके का एक दुर्लभ प्लेनेट है जहां पर जीवन विद्यमान है। लेकिन दोस्तों, ये धरती जल रही है। द अर्थ इज बर्निंग एंड इट इज बर्निंग वेरी रैपिडली। तो धरती को बहुत बड़ा खतरा आ गया है। जिस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते थे, वो अब एक रियलिटी है। और अगर आप पिछले एक महीने के पेपर को पलटोगे तो आपको ऐसे मल्टीपल न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलेंगे जहां अलग अलग देशों में इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी चरम मौसम घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। आप ये देखोगे किसी कंट्री में बहुत ज्यादा फ्लड आ रही है और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पर हीट वेव इतनी चल रही है कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना गया है जो इतना गर्म महीना पूरे धरती के पूरे आयुकाल में कभी रहा ही नहीं। तो इस तरीके की जो है मौसमी घटनाएं जो है आजकल देखने को मिल रही है। तो अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो एक डेलिकेट बैलेंस से बना हुआ है। अर्थ का जो तापमान है वो एक सर्टेन रेंज में रहता है, लेकिन हमने मानवीय कारणों से, एंथ्रोपोजेनिक रीजन से इस धरती के मौसम को बहुत बुरी तरीके से नेगेटिवली प्रभावित किया है। और इसी की वजह से हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी कि चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही है। मैं कुछ उदाहरण देके इस बर्निंग इश्यू को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। So, climate change and extreme weather events on Earth and the issue of burning Earth. Climate change is causing more frequent and severe extreme weather events worldwide, from heat wave and drought to flood and cyclone. These events are devastating lives and livelihood. अब बाढ़ हमेशा से आती है दुनिया में, ऐसी कोई बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। सूखा यानी ड्रोट हमेशा से पड़ता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। फॉरेस्ट फायर भी लगती है और चक्रवात भी आते हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बाढ़ के आने की फ्रीक्वेंसी और बाढ़ की इंटेंसिटी, यानी कि बाढ़ बहुत ज्यादा बार आने लग गई है और बाढ़ बहुत भयंकर आने लग गई है। फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा लगने लग गई है। चक्रवात जो आते थे वो नॉर्मली आते थे या उनको नेचुरली आते थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई है और उनकी विनाश लीला बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अर्थ का एक जो नेचुरल साइकिल है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। इसकी वजह से जो मौसमी घटनाएं होती है उनका इंटेंसिटी यानी कि उनकी तीव्रता और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनकी आवृत्ति जो है बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। आप ये देखो, दुबई और यूएई ये बेसिकली रेगिस्तानी एरिया है। रेगिस्तानी एरिया में जनरली ऐसा माना जाता है कि बारिश कम होती है, यही रेगिस्तान को परिभाषित भी करता है। लेकिन आप ये देखो कि यूएई, दुबई, इस एरिया में फ्लड आ रही है, कारें जो है बह रही है और पूरी सड़कों पर पानी भरा है, सर सब तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। सो यूएई थंडर स्टॉर्म। अब इसका उल्टा, बॉम्बे एक कोस्टल टाउन है। वहां पर बॉम्बे में अगर आप कभी जाओगे तो धड़ाम से बारिश होगी और दिन में कई बार बारिश हो जाएगी। तो बॉम्बे में तो जनरली बारिश होती है, लेकिन इस बार अप्रैल में बॉम्बे में हीट वेव यानी लू के थपेड़े लग रहे हैं। तो ये भी एक अजीब सा एक संयोग या अजीब सा सिचुएशन बन गया है। सो यूएई में थंडर स्टॉर्म या साइक्लोन आ रहे हैं, फ्लड आ रही है और लैंडस्लाइड आ रही है। तो हेवीएस्ट रेनफॉल यूएई में इतनी बारिश कभी नहीं हुई पिछले 60-70 सालों में, और थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं और बॉम्बे में हीट वेव आ रही है और बहुत ज्यादा जो है हीट वेव के केसेस आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ झोलमाल या सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ये एक केस है। आप दूसरा केस देखो, चाइना और इंडोनेशिया में फ्लड, चीन में बाढ़ आ गई है।
और बहुत सारे हजारों लोगों को अपने घरों से खाली कराना पड़ गया है, सब तरफ पानी भर गया है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है, वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां पर लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब पहाड़ से ऊपर से चट्टानें जो है नीचे खिसक के गिर रही है, लोग उसके नीचे दब के मर रहे हैं। सो फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन इंडोनेशिया, in Indonesia's Sulawesi Island killed 14 people. So UAE, बॉम्बे, चाइना, इंडोनेशिया, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल इन पाकिस्तान एंड हीट वेव इन इंडिया। पाकिस्तान में अगेन बहुत ज्यादा फ्लड आ रही है, ये तो बारिश का एक्चुअली सीजन ही नहीं है, अप्रैल में इतनी ज्यादा फ्लड आ रही है। ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में अप्रैल के महीने 1961 के बाद में कभी ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, और नॉर्मली जितनी बारिश होती है उसकी 3 गुना बारिश जो है पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान रिकॉर्डेड वेटेस्ट अप्रैल इन लास्ट 60 years with at least 144 deaths due to heavy rainfall। इतनी ज्यादा बारिश आ रही है कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और फ्लड आ गई है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। इसका उल्टा देखो, हमारा जस्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान में फ्लड आ रही है, इंडिया में हीट वेव चल रही है, हीट वेव इन इंडिया। इंडिया फेस्ड एक्सट्रीम हीट वेव एंड प्रोलॉन्ग हीट वेव कंडीशंस अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री। इंडिया में लो जो है लू के थपेटे चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हीट वेव चल रही है। तो कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि पूरा पूरा धरती का जो क्लाइमेट है, ये एटमॉस्फेयर पूरा गड़बड़ा गया है। और ये पिछले 4-5 दिनों के न्यूज आर्टिकल है, ऐसा कोई बहुत पुराने आर्टिकल्स मैंने नहीं लिए हैं, पिछले 5-7 दिन में ऐसा देखने को मिल रहा है। और भी आप एग्जाम्पल लो, वियतनाम, इंडिया में हीट वेव चल रही है, वियतनाम में इतनी हीट वेव चल रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि वहां पर जो तापमान के 100 रिकॉर्ड्स है वो टूट चुके हैं। 100 रिकॉर्ड का मतलब, जैसे तापमान का ऐसा रिकॉर्ड है कि वियतनाम में इस एक्स राज्य में मैक्सिमम गर्मी इतनी पड़ी थी, लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ी है कि वो रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसे 100 रिकॉर्ड जो है वियतनाम में टूट चुके हैं इसी साल। आल्सो साउथ ईस्ट एशिया में भी ये देखने को मिल रहा है। तो रिकॉर्ड टेम्परेचर, फ्लड, ड्रॉट, ये सारी। अब आप ये देखो, ये कुछ एशियन कंट्रीज की हमने बात की। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका में खाने के अनाज की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि वहां पर सूखा या ड्रॉट की प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका कुछ कंट्रीज जैसे जाम्बिया, मालावी, जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहां पर देश ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। जाम्बिया, मालावी, जिम्बाब्वे डिक्लेयर्ड ड्रॉट एज ए नेशनल डिजास्टर, एक राष्ट्रीय आपदा जो है इसको घोषित किया है। एंड द ड्रॉट कॉज्ड क्रॉप फेलियर एंड लाइवस्टॉक लॉसेस, तो लोग जो है मर रहे हैं, खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखो कि ये सब कुछ, इसमें बहुत कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। नॉर्मली फ्लड आएगी, ड्रॉट भी आएगा, हीट वेव भी चलेगी, लेकिन इतना एबनॉर्मल नहीं चलेगा। तो इन सारी घटनाओं को हम बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट या चरम मौसमी घटनाएं। ये घटनाएं तब होती है जब अर्थ का जो क्लाइमेट का सिस्टम है वो डिस्टर्ब या गड़बड़ा जाता है। तो सच में एक वास्तविकता, एक रियलिटी बन चुका है और हमें इसके साथ जीना होगा। अगर इससे निपटना है तो हमें बहुत सारे ऐसे कदम उठाने होंगे कि हम जो है शांति से धरती पर जी पाएं। तो व्हाट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट या चरम मौसमी घटनाएं होती क्या है उसको समझते हैं। तो जो नॉर्मल घटनाएं होती हैं, अगर उनकी इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और वो हमें अफेक्ट करना शुरू कर दे, दैट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट। Extreme weather events occur when conditions significantly differ from usual weather lasting for a period of time। तो नॉर्मली जो होता है वो एक्सट्रीम एंड पर हो जाए और ये कई दिनों तक रहे। जैसे मान लिया बारिश हो रही है, बारिश हमेशा से होती है लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, फ्लड आ गया है। सूखा पड़ता है लेकिन सूखा जो है पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है, सूखा खत्म ही नहीं हो रहा है। हीट वेव चलती है लेकिन हीट वेव इतनी ज्यादा चल रही है कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, उससे लोग और जानवर जो है मरने लग गए हैं। दीज आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हीट वेव, वाइल्ड फायर। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है और ये आग जो है बहुत सारे एरिया में फैल चुकी है। इस आग ने बहुत सारे पौधों को जला दिया है, बहुत सारे पशु पक्षी इसमें मर गए हैं। ड्रॉट, सूखा जो है हमने देखा कि पूरा का पूरा
अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है वहां पर तो बहुत बुरी हालत है और ड्रॉट के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इसके साथ में कोल्ड स्नैप्स, कोल्ड स्नैप्स का मतलब ठंड के दिन बहुत ज्यादा बढ़ गए। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आप ये देखो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि जो हिंद महासागर के आसपास के देशों में, चाहे वो अ, भारत हो या बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, इन कंट्रीज में चक्रवात आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे चक्रवात आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। टॉरेंशियल रेनफॉल यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना, बारिश बंद ही नहीं होना, और फ्लड और फ्लैश फ्लड, ये सारी घटनाएं जो है बहुत सारी बढ़ गई है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट कुछ भी हो सकता है। वो एक नॉर्मल जो घटना होगी उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हम उसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहेंगे। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ कैसे, धरती में इतने सारे समस्याएं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्यों आ गए, चरम मौसमी घटना इतनी बढ़ क्यों गई। अगर इसके कारणों की तरफ देखा जाए तो इसके दो कारण हैं। एक है मानव जनित कारण, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। दूसरा है नेचुरल रीजन या प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण तो प्रकृति की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल रीजन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो बेसिकली नेचुरल रीजन कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस एमिशन यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, दूसरा है लैंड यूज चेंज, तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ये तीन मेन रीजन है। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसको हम समझेंगे ताकि हम ये कारण समझ में आए। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी से रिलेटेड है। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि धरती का ज्यादा गर्म हो जाना, और लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज का मतलब यह है कि प्रकृति ने जंगल बनाए, ठीक है, प्रकृति ने खाली जमीन दी जहां हम खेती करते हैं, प्रकृति ने फ्लड प्लेन बनाए यानी कि लैंड को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया अपने हिसाब से। हमने बेसिकली क्या किया कि इंसान बहुत सारे हो गए तो हमने जंगलों को काट दिया, वहां हम खेती करने लग गए, तो जंगल जो है कम हो गए। तो कई जगह हमने शहर बना लिए, तो लैंड यूज पैटर्न जो हमने चेंज कर दिया, उससे अर्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। उसका बड़ा एक रीजन और है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप ये देखो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में औद्योगिक जो क्रांति आई ना, उसके बाद से हम सब लोगों की जीवन शैली बदल गई, और हमने बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन को काम में लेना शुरू कर दिया। जब औद्योगिकीकरण हुआ उससे पहले क्या करते थे हम? मैन्युअल यानी हाथ से काम करते थे और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते थे। औद्योगिकीकरण होने के बाद में हमने क्या किया? बहुत सारी मशीनों को काम में लेना शुरू कर दिया। किसी भी मशीन को चलाने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा, और वो ऊर्जा हम किस रूप में काम में लेते थे? पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी चीजें क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। तो हमने क्या किया? धरती को खोदा, उसमें से कोयला निकाला, हमने धरती को खोदा, उसमें से ऑयल और नेचुरल गैस निकाला, और इनका यूज करने लग गए। जब भी कोई जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जब ये जलता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बुरा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकृति में नेचुरली अवेलेबल है, इसका एक फिक्स परसेंटेज है। लेकिन हमने क्या किया? जब बहुत सारे जीवाश्म ईंधन यूज किए तो हमने और सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में छोड़ दी। इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने और इसकी जैसी और गैसों ने प्रॉब्लम क्रिएट की। वही समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। उसको मैं कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, आप सबको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है और ये किस तरीके से धरती को प्रभावित करती है। आप सबने ग्रीन हाउस देखा होगा, एक हरे रंग का जो है पर्दा ऊपर टंगा रहता है और उसके नीचे पौधे जो है उगते हैं। ग्रीन हाउस जब भी लगाते हैं कहीं में, तो पौधों की जो है ग्रोथ जो है बहुत बढ़ जाती है और अच्छी पैदावार होती है। इसका रीजन क्या है? बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का जो पर्दा होता है, जैसे मान ली यहाँ पर, मान लो ये ग्रीन कलर का कर्टन है और इसके नीचे आपने पौधे उगा रखे हैं। इसकी खास बात ये है कि ये क्या करता है कि सूरज की किरणों को अंदर आने देगा, लेकिन सूरज की किरणों को बाहर जाने नहीं देगा।
सूरज की किरणों को बाहर जाने नहीं देगा। तो प्लांट को ज्यादा चाहिए सनलाइट, जब ज्यादा सनलाइट मिलती है तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस हम लगाते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस क्या करता है, बेसिकली सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और सनलाइट को बाहर जाने नहीं देता। अगर ये सनलाइट को ट्रैप कर देगा तो इस एरिया की गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप कभी किसी ग्रीन हाउस के अंदर जाना, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो ये तो क्या, एक हमने कृत्रिम एटमॉस्फेयर क्रिएट किया अच्छी पैदावार करने के लिए। लेकिन क्या हो कि जब ये धरती के ऊपर पूरा का पूरा ऐसा कृत्रिम एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए जहां धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हम सभी का जीवन खतरे में आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि धरती का नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। हमारे वायुमंडल में कई सारी ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और वो क्या करती है, सूरज से आने वाली रोशनी को अपने अंदर से होके जाने देती है, लेकिन वायुमंडल को पार करने नहीं देती। तो मैं आपको बताता हूं कि ये धरती का वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसेस है। मान लिया इस वायुमंडल में 100 गैसेस है, ठीक है। इन 100 गैसेस में से 90 गैसेस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 10 गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस है। यानी कि हमारे वायुमंडल में 100 में से 10 गैसेस ऐसी है जो सूरज की किरणों को अपने के अंदर में से जाने देगी, लेकिन जब ये किरणें धरती के टकरा के बाहर वापस लौट के जाएंगे तो उनको लौट के जाने नहीं देगी। तो ये हमारा वायुमंडल है। ये मान लिया सूरज की किरणें आई और ये धरती के टकराई, और जब ये दोबारा लौटने लग गई तो 10 गैसें ऐसी है जो सूरज की किरणों को पकड़ के रखेगी। 90 गैसेस ऐसी है जो वो सूरज की किरणों को जाने देगी वापस, या सूरज की ऊष्मा को जाने देगी। ये प्रकृति ने अपने आप नेचुरली क्रिएट किया है, ठीक है। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। अब ये 100 में से जो 10 ग्रीन हाउस गैसेस है वो धरती का तापमान बढ़ाएगी, है ना। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो आज धरती बर्फ से जमी हुई होती और धरती का तापमान बहुत कम होता। इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है बेसिकली, कि अगर ये गैसेस नहीं होती धरती का तापमान जो है -17 डिग्री सेल्सियस होता। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो धरती का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इन 10 ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से धरती का जो आप आज एवरेज तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, और इसी की वजह से धरती पर जीवन है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कोई खराब गैसेस नहीं है, धरती पर जीवन देती है। समस्या ये हुई कि हमने क्या किया कि मानवों ने अपनी गतिविधियों से हमने जीवाश्म ईंधन को जलाया। हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला इस सब को इतना ज्यादा जलाया कि इन्होंने ये जो 10 ग्रीन हाउस गैसेस है इसकी मात्रा को बढ़ा दिया। इस 10 ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। साथ ही साथ हमने इस 10 के अलावा कुछ और नई ग्रीन हाउस गैसेस भी ऐड की। कैसे ऐड की, हम सब लोग फ्रिज यूज करते हैं, हम सब लोग डीओ लगाते हैं, हम सब लोग रूम स्प्रे यूज करते हैं। इनमें से कई सारी गैसेस निकलती है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो जो 10 ग्रीन हाउस गैसेस थी उनकी मात्रा को बढ़ा दिया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया। ये अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगी, धरती के तापमान को और बढ़ाएगी। क्यों, क्योंकि ये सूर्य की जो ऊष्मा है उसको ट्रैप करके रखेगी, ज्यादा ट्रैप करेगी, ज्यादा ट्रैप करेगी, धरती का तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा। नई गैसेस में कुछ और ऐड करूंगा, अब 10 की जगह ये 15 गैसेस हो जाए तो ये क्या करेगी, और ज्यादा सूरज की रोशनी को अंदर जाने देगी और बाद में ट्रैप कर लेगी, यानी धरती का तापमान बढ़ा देगी। धरती का जो एवरेज तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है वो अब बढ़ गया है, और इसमें जो है ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। अब इस 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। जो सब गड़बड़ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। क्यों, धरती पर जितने भी जीव है वो एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में रहते हैं। अगर मान लिया आप एसी का टेम्परेचर जो है बहुत कम कर दो, एसी को 16 डिग्री पे कर दो, 15 डिग्री पे कर दो, तो आपको ठंड लगेगी और फिर आपको एसी बंद करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मान लीजिए 45 डिग्री का तापमान है,
तो आपको बहुत गर्मी लगने लग जाएगी और आपको कुछ ठंडा पीने की जरूरत पड़ेगी या छांव में खड़े रहने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी बनी है जो ज्यादा तापमान या कम तापमान को झेल ही नहीं सकता। धरती पर सारे पौधे और जीव ऐसे ही हैं। अगर तापमान को मैं 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा तो ये धरती के नेचुरल साइकिल का मतलब धरती के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, धरती की ह्यूमिडिटी को अफेक्ट कर रहा है, आर्द्रता को, धरती के क्लाइमेट को, धरती के जलवायु को अफेक्ट कर रहा है, धरती के वेदर पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, धरती पर जो बारिश होती है रेनफॉल उसको अफेक्ट कर रहा है, धरती पर जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आ रहे हैं, उनको अफेक्ट कर रहा है, धरती के ऊपर जो हीट वेव चलती है वो ज्यादा चलने लग गई, धरती के ऊपर जो सूखा पड़ता है यानी ड्रॉट होता है वो ज्यादा पड़ने लग गया। तो ज्यादा जो गड़बड़ी वजह क्यों हुई? इस वजह से ये एक्स्ट्रा जो तापमान है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस ऐड कर दी और जो एग्जिस्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी मात्रा को बढ़ा दिया, तो इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो नेचुरली जो तापमान रहना चाहिए उससे ज्यादा तापमान रह रहा है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ये समस्या है तो इसका समाधान भी इसी के अंदर है। हमें बेसिकली करना क्या होगा? पूरी धरती को, अब हम मजबूरी में हैं क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लड आने लग गई, अगर इतनी ज्यादा ड्रोट होने लग गई तो इंसान मरना शुरू हो जाएगा। तो हम बहुत फोर्स या मजबूरी में रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें बेसिकली कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस इनको कम यूज करना पड़ेगा। तो घर पे जो एसी चलाओ तो ध्यान से चलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, बजाय कि खुद की पर्सनल कार ले जाने की बजाय मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, खुद की कार जो है ले जाना कम प्रेफर करो। हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा ताकि हम इन जीवाश्म ईंधनों को कम यूज करें और ये ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल में कम छोड़ें। ये अगर सॉल्व हो गया तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। तो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग समझा दिया, इसके बेसिक्स समझा दिए हैं। टेक्निकलिटीज में जाएं तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो ओजोन है वह ग्रीन हाउस गैसेस है, O3। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O ग्रीन हाउस गैस है। फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसेस है। वाटर वेपर यानी जल वाष्प जो होता है वायुमंडल में वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, मीथेन यानी CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है। तो बेसिकली हमने क्या किया, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, बहुत सारी मीथेन को उत्सर्जित किया हमने। जब ये खेती बाड़ी करते हैं ना हम लोग, उससे मीथेन गैस निकलती है, तो मीथेन का जो है हमने बढ़ा दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सारे के सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। तो कुल मिला के हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के ऊपर, ताकि जो धरती जल रही है और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं ये थोड़े कम हो जाए और अपना जीवन जो है हम सुखी सुखी गुजार सकें। आई होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।